हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कल मैंने आपको एजेंट्स बता दिए थे सभी पोलिनेशन में जो हेल्प करते हैं, कैसे वो हेल्प करते हैं या कैसे पोलिनेशन होता है, मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं, उसका आगे का टॉपिक हम लेते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अभी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है देखिए ज़रा, मैंने लिखा हुआ है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। होता क्या है इसमें कि सबसे पहले जो पोलन ग्रेन है वो ड्यूरिंग द पोलिनेशन क्या हुआ है, वो एंथर से निकल के स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड हुआ है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन आ गया है, कहाँ आ गया है? पिस्टल के स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, आने के बाद वहाँ क्या क्या होता है, उसके अलावा जब वहाँ से किस तरीके से पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट शो करता है पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब की एंट्री होती है ओव्यूल के अंदर। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? साफ लिखा हुआ है ये, पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टू पोलन ट्यूब एंट्री इनटू ओव्यूल। तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आया है ड्यू टू पोलिनेशन या ड्यूरिंग पोलिनेशन, वहाँ से लेकर पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में हुई है। ये पूरा प्रोसेस किस में आता है? ये पूरा प्रोसेस पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आता है। क्लियर है? अब बात यहाँ पर ये है कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पोलन ग्रेन कहाँ आ गया है? पोलन ग्रेन आ गया, जिसे मैं आपको यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ कि जो जैसे पोलन ग्रेन कहाँ आ गया है, जैसे ये हमने बना दिया है स्टिग्मा, ये हमने स्टिग्मा बनाया है और ये हो गया इसका स्टाइल। तो स्टिग्मा और स्टाइल हमने यहाँ पर ये बना दिए हैं। अब बेटा होता क्या है इसमें, ये हमने बना दिया है स्टिग्मा और ये हमने बना दिया स्टाइल। अब होता क्या है, सबसे पहली बात क्या होती है, देखो पोलिनेशन में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र हुआ है, बट पोलिनेशन में हमेशा हम ये नहीं, ये कोई गारंटी नहीं होती पोलिनेशन में कि राइट पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र होगा। क्लियर? क्या कि पोलिनेशन में हमेशा ये गारंटी नहीं होती कि राइट पोलन ग्रेन ही स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफ़र हो। अब बात आती है कि राइट पोलन ग्रेन कौन सा है। ठीक है बेटा, आपको मैं समझाता हूँ कि राइट पोलन ग्रेन का मतलब होता क्या है। देखो, अब मैंने आपको जब क्रॉस पोलिनेशन पढ़ाया तो मैंने लास्ट में बताया था उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या होता है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर एक ही फ्लावर के अंदर क्या हो जाए, पोलिनेशन हो जाए, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको दो केस बताता हूँ। एक बताता हूँ पहला मैं इसको बताता हूँ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बताता हूँ मैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, तो इस क्रॉस के अंदर या इस कंडीशन के अंदर राइट पोलन ग्रेन कौन सा होगा? अब देखो, मैंने ये जो स्टिग्मा स्टाइल बना रखा है मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है। अब अगर जो पोलन ग्रेन पोलिनेट हुआ है वो मैंने कैसा बना दिया, वही मैंने ग्रीन से बना दिया है। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो एक ही फ्लावर से या एक ही वैरायटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जो दूसरा पोलन ग्रेन मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा पोलन ग्रेन मैंने बना दिया रेड से। ठीक है ना, आपको पता ही है कि जनरली जो 60% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें पोलन ग्रेन 2 सेल की स्टेज में क्या करता है? पोलिनेट होता है। ठीक है, अब मैंने 2 पोलन ग्रेन बना दिए। एक पोलन ग्रेन का जो कलर है वो स्टिग्मा स्टाइल के जैसा है और एक हो गया डिफरेंट। इसका मतलब ये दोनों क्या है? इसका मतलब ये दोनों बिलोंग करते हैं एक ही वैरायटी से। हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये है कि ये जो स्टिग्मा है या इस पिस्टल का जो ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा है वो इसी वैरायटी के पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको क्या कर देगा? वो रिजेक्ट कर देगा। समझ आया मेरी बात? बट वो कहाँ से? वो दूसरे वैरायटी से, स्पीशीज तो सेम है बट वो दूसरी वैरायटी से आने वाले पोलन ग्रेन को क्या करेगा? वो एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आया मेरी बात? क्लियर हुआ? तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पर
रिकॉग्निशन किया जा रहा है, रिकॉग्निशन ऑफ राइट पोलन। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर राइट पोलन ग्रेन का रिकॉग्निशन किया जा रहा है। समझ आए मेरी बात। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों किससे बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही वैरायटी से बिलोंग करते हैं, तो वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आके जर्मिनेट नहीं होगा। समझ गए। बट अगर पोलन ग्रेन किसी दूसरी वैरायटी का है बट स्पीसीज क्या है, सेम है, तो उस केस में आके ये स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, आएगा और यहाँ पर जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो एक तरीके से ये जो पहला इवेंट है ना, जिसको हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अंदर लेकर भी आ सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ राइट पोलन हो रहा है। समझ आए मेरी बात। अब बात आती है दूसरे की। अब एक पॉइंट होता है जिसको हम प्रीपोटेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीपोटेंसी। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी की हेल्प से भी क्या हुआ है, यहाँ पर राइट पोलन ग्रेन का क्या हुआ है, रिकॉग्निशन हुआ है। अब दूसरा होता है प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी का मतलब क्या होता है, प्रीपोटेंसी का मतलब होता है कि, चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ भी। तो प्रीपोटेंसी समझानी है मुझे आपको। ये हमने बना दिया है एक स्टिग्मा स्टाइल। तो ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल। ठीक है। अब मुझे समझाना है आपको प्री पोटेंसी। अब जो ये प्री पोटेंसी है, क्या है, हमें समझाना प्री पोटेंसी। देखो प्री पोटेंसी का मतलब क्या होता है, प्री पोटेंसी का मतलब ये होगा कि यहाँ पर अब जैसे ये स्टिग्मा स्टाइल है, मैंने क्या करा, मैंने इसी कलर का बना दिया एक पोलन ग्रेन। कितनी स्टेज का है, 2 सेल स्टेज में हुआ है पोलिनेट। और एक मैंने बना दिया है डिफरेंट कलर का, एक मैंने बना दिया ग्रीन और एक बना दिया मैंने रेड। ठीक है। तो प्री पोटेंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये समझो। देखो प्री पोटेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो स्टिग्मा है, अगर स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर का या उसी वैरायटी के किसी दूसरे फ्लावर का क्या आ जाए, पोलन ग्रेन अगर आ जाए, पोलन ग्रेन अगर आ जाए तो क्या होगा, दोनों कंडीशन है। अगर इसी स्टिग्मा के ऊपर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन आ गया तब क्या होगा, और दूसरे का तब क्या होगा। देखो कंडीशन क्या बनेगी, प्री पोटेंसी के अंदर अगर स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों एक ही फ्लावर के अंदर है, तो इस पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन रेट है वो स्लो होगा। क्या होगा, जर्मिनेशन रेट स्लो होगा। बट अगर किसी दूसरी वैरायटी का पोलन ग्रेन इसके ऊपर आता है तो उसका जर्मिनेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसको बोलते हैं प्री पोटेंसी। तो क्या होता है प्री पोटेंसी, प्री पोटेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर स्टिग्मा और पोलन ग्रेन दोनों एक ही किसके हों, एक ही वैरायटी के होंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन रेट क्या होगा, स्लो होगा। बट अगर पोलन ग्रेन और स्टिग्मा दोनों अलग अलग वैरायटी के हैं तो वहाँ पर उनका जर्मिनेशन रेट या वहाँ पर पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन रेट तेज होगा। क्लियर है, समझ आया। तो ये दोनों के दोनों मेथड ही प्री पोटेंसी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या कहे जाते हैं, यहाँ पर रिकॉग्नाइज करा जाता है कि राइट पोलन ग्रेन कौन सा है। तो बेसिकली हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को उठाते हैं यहाँ से। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें पता चल रहा है, या प्लांट यहाँ पर पता या रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा राइट पोलन ग्रेन है। तो कंडीशन, ये कंडीशन हमने क्यों पढ़ी है, हमने इसलिए पढ़ते हैं कि पोलिनेशन में कोई गारंटी नहीं होती है कि राइट पोलन ग्रेन ही लैंड हुआ है स्टिग्मा के ऊपर। तो अगर कोई भी पोलन ग्रेन क्या हो गया, स्टिग्मा के ऊपर आ गया, उसके बाद पोलन और पिस्टल इंटरेक्शन में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है राइट पोलन ग्रेन। समझ आया। तो राइट पोलन ग्रेन का क्या हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा वो। ठीक है। अब रिकॉग्निशन के बाद क्या होता है वहाँ पर, अब होती है, मैं यहाँ पर पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पहला स्टेप हमारा क्या हुआ है, पहला स्टेप हमारा हुआ है रिकॉग्निशन ऑफ राइट पोलन ग्रेन। तो राइट पोलन ग्रेन का क्या हुआ है, यहाँ पर पहले रिकॉग्निशन हुआ है बाय द हेल्प ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी
फैक्टर्स या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रेन्स बाय सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर्स। अब देखो फैक्टर्स आए हैं, फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या हुआ, तो मेंडल जो थे ना, मेंडल ने फैक्टर किसको लेके आया? तो मेंडल ने फैक्टर बोला था जीन को। इसका मतलब इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? S1 to S6 जीन होते हैं, ठीक है ना। अब अगर सपोज इस पोलन ग्रेन के पास अगर क्या है, S1 है, तो इसके पास भी क्या होगा? S1 होगा। तो इस केस में क्या हो जाता है? इस केस में यहाँ पर ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हुआ, बट रेड वाला क्योंकि क्या है, दूसरी वैरायटी का है, तो इसके पास S1 तो होने से रहा, तो S2 से लेकर S6 तक कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए सेल्फ इनकम्पेटिबल हो गया जर्मिनेट होने के लिए। तो पहला क्या हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ राइट पोलन ग्रेन बाय सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर S1 to S6 है। अब क्या है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, जिसमें क्या करे, इसमें पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में फर्स्ट कंडीशन में इंटरेक्शन हो रहा है, तो ये हमारा जो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के लिए ये एरिया ऑफ रिसर्च बन गया है, ठीक है ना। वो इसलिए ही आज हमारे साइंटिस्ट जान पाए हैं कि किस तरीके से कि सभी के सभी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर अगर जर्मिनेट नहीं होते, वो क्यों नहीं होते, वो रीज़न यहाँ से उनको पता चला है। तो अभी भी इसको लेकर काफ़ी रिसर्च चलती है, ये चल रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा पहला कि उसने रिकॉग्नाइज किया। अब दूसरी बात क्या होती है? दूसरा होगा कि जो स्टिग्मा होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा भाई, पहला पॉइंट हुआ जो रिकॉग्नाइज करे, जो राइट पोलन ग्रेन होगा, अब वो यहाँ पर जर्मिनेट करेगा। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में क्या होगा, स्टिग्मा प्रोड्यूस या सीक्रेट वाटर एंड शुगर। क्या होता है, अब स्टिग्मा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वाटर और शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब पोलन ग्रेन, राइट पोलन ग्रेन का सिलेक्शन हो गया, राइट पोलन ग्रेन बैठा है स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। जो राइट पोलन ग्रेन होगा वही क्या करेगा, वही इस वाटर और शुगर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो स्टिग्मा प्रोड्यूस वाटर एंड शुगर, ठीक है ना, विच क्या हो जाएगा बेटा, विच absorbed by pollen grains। अब क्या होगा फिर पोलन ग्रेन उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब आपको पता होगा कि जब बाहर से कोई चीज़ अंदर जाती है तो पोलन ग्रेन का क्या होगा, एरिया इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो विच एब्जॉर्ब बाय पोलन ग्रेन, सो इट इंक्रीज्ड देयर वॉल्यूम, ये अपना वॉल्यूम या एरिया इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। क्लियर है, समझ आया मेरी बात? क्लियर है भाई। इसी वजह से अब यहाँ पर तीसरा स्टेप हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या हुआ, रिकॉग्निशन ऑफ पोलन ग्रेन बाय सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, स्टिग्मा प्रोड्यूस वाटर एंड शुगर विच एब्जॉर्ब बाय पोलन ग्रेन, सो इट इंक्रीज देयर वॉल्यूम और एरिया। अब क्योंकि जो चीज़ अंदर जाएगी या जो वाटर और शुगर अंदर जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो शुगर तो एज ए न्यूट्रेंट यूज़ कर लेते हैं न्यूक्लियस, वाटर क्या करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा। अब उसका एरिया इंक्रीज होगा तो हमने क्या बोला, वॉल्यूम और एरिया इंक्रीज हुआ है। अब इस वजह से क्या होता है, इस वजह से आपका आता है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, मैंने लिख दिया यहाँ पर पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन का क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। अब जर्मिनेशन में क्या हुआ है, जर्मिनेशन में पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। समझ आए मेरी बात? पहला इवेंट क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ राइट पोलन ग्रेन बाय सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है ना। दूसरा क्या है, स्टिग्मा प्रोड्यूस वाटर एंड शुगर विच एब्जॉर्ब बाय पोलन ग्रेन, सो इट इंक्रीज देयर वॉल्यूम और एरिया।
तीसरी बारी में क्या हुआ है, तीसरी बारी में ये होता है कि जब वाटर पोलन ग्रेन के अंदर या वाटर शुगर पोलन ग्रेन के अंदर जाएगा तो पोलन ग्रेन का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। बट बाहर की तरफ क्या होगी इसमें पोलन ग्रेन में, एक्साइन होगी, आप जानते हैं। और एक्साइन क्या काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। अंदर क्या होती है, इंटाइन, जो कि किसकी बनी होगी, जो कि पैक्टोसेलोज की बनी हुई होती है। तो वाटर जब अंदर जाता है तो वाटर अंदर जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इस वजह से बाहर एक्साइन है, वॉल्यूम इंक्रीज करने नहीं देगी। कितनी जर्म पोर होती है, 3 जर्म पोर। तो इसी वजह से तीनों में से किसी एक जर्म पोर के थ्रू इंटाइन बाहर निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और वो किस फॉर्म में होगी, वो ट्यूब लाइक फॉर्म में होगी। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब पोलन ग्रेन वाटर और शुगर एब्जॉर्ब करता है तो उसका एरिया होता है इंक्रीज, बट बाहर लगी हुई है एक्साइन जो कि इसका एरिया इंक्रीज होने नहीं देगी, बट ग्रेजुअली क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है। इस वजह से किसी एक जर्म पोर के थ्रू इंटाइन ट्यूब की फॉर्म में बाहर आ जाती है, ठीक है ना, समझ गए। उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड, ठीक है बेटे। आपकी एनसीईआरटी में भी है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन स्लाइड पे आपको दिखाना होता है। आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप वहाँ पर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन स्लाइड, ये आपकी 12th में एक्सपेरिमेंट है। वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप पोलन ग्रेन्स लेते हैं। किसके लेंगे, हिबिस्कस वगैरह के आप पोलन ग्रेन लेंगे। तो क्या लेंगे उस एक्सपेरिमेंट में, आप पोलन ग्रेन्स लेंगे। किसके लेंगे, चाइना रोज़। तो हिबिस्कस ये चाइना रोज़ का आपने क्या ले लिया, पोलन ग्रेन ले लिया। अब इनको आप क्या करते हैं, इनको आप एक क्या कर लेते हैं, एक आपकी होती है कैविटी स्लाइड। तो एक क्या होती है, आपने बनाया है 10%, क्या बनाया आपने 10% शुगर सॉल्यूशन। उसको कहाँ लिया आपने, ऑन कैविटी स्लाइड। आपने कैविटी स्लाइड पे उसको लिया। अब आप क्या कर देते हैं, अब आप इन पोलन ग्रेन्स को आप इस जो 10% शुगर सॉल्यूशन आपने कैविटी स्लाइड में ले रखा है आप उसमें डाल देते हैं। समझ आया मेरी बात। आपने क्या लिए, आपने पोलन ग्रेन लिए चाइना रोज़ पे। असल में होता क्या है, जब आप चाइना रोज़ का फ्लावर देखोगे आप हिबिस्कस का, तो जब उसके एंथर मैच्योर हो जाते हैं और डिहाइसेंस होके ओपन होंगे तो उसके एंथर के ऊपर ही आपको येलो कलर की डस्ट दिखाई देगी। और वो जो डस्ट है, वो डस्ट और कुछ नहीं, वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, वहाँ पर उस कंडीशन में आप एक 10% का शुगर सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इसमें आप केमिकल बोरोन वगैरह आप ऐड कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बोलते हैं 10% शुगर सॉल्यूशन। तो 10% का शुगर सॉल्यूशन लिया, इसमें आप बोरोन ऐड कर सकते हैं। और वो करने के बाद आप लोग क्या करते थे, आप लोग उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कैविटी स्लाइड, जो स्लाइड मिल्क स्लाइड जिसमें कैविटी बनी हुई होती है, तो आप उस कैविटी में डाल दोगे, कुछ 3-4 ड्रॉप डाल दोगे। उसके बाद आप इन पोलन ग्रेन्स को क्या करोगे, उस शुगर सॉल्यूशन में रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद आफ्टर आपको क्या करना पड़ता है, फिर आप कुछ टाइम के लिए इसको आप क्या कर देते हैं, ये जब आपने पोलन ग्रेन डाल के छोड़ दिया, आपको कुछ टाइम के लिए आप उसको छोड़ देते हैं। तो लगभग कितने, आफ्टर 15 to 30 मिनट, तो लगभग 15 से 30 मिनट के बाद फिर आप उसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आप उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करते हैं, तब आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आपको, आपको दिखाई देंगे कि जो पोलन ग्रेन्स है वो इस तरीके से, और इनसे हल्की सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी, ठीक है बेटा। तो ये आपका था कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन, जो हमारा थर्ड स्टेप है, पोलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था किस तरीके से हुआ है ये। इसका ही आपका एक्सपेरिमेंट भी है, आप स्कूल में करोगे आप इसका एक्सपेरिमेंट। पोलन ट्यूब जर्मिनेशन ऑन स्लाइड और स्टिग्मा दोनों होते हैं। तो जब आप स्लाइड पे करोगे तो आप पोलन ग्रेन लोगे चाइना रोज से, आप क्या बनाओगे, 10% शुगर सॉल्यूशन है उसमें, आप अगर आप चाहे तो वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम वहाँ पर बोरोन ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ आई। और उनकी 2-3 ड्रॉप आप क्या करेंगे, कैविटी स्लाइड जो है उसकी कैविटी में आप उसको डाल दोगे। फिर पोलन ग्रेन्स आप उसमें डस्टिंग या डिपॉजिट कर दोगे। फिर उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, कवर स्लिप से उसको क्लोज करके ढक के उसको आप छोड़ दो।
छोड़ने के 15 से 30 मिनट के बाद अब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखाई देता है कि पोलन ग्रुप से या पोलन ग्रेन से क्या निकली हुई है, पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकली हुई है। तो ये क्या आपकी हो गई यहाँ पर, ये हो गई पोलन ट्यूब। तो यहाँ पर पोलन ट्यूब निकली हुई है। ठीक है बेटा, तो ये आपका 12th का एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको बता दिया है, आपको करना होगा ये फर्स्ट यूनिट में 2nd चैप्टर से आपका ये एक एक्सपेरिमेंट बनता है। अब बात हो रही है हमारी कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो रिकॉग्निशन हो गया, स्टिग्मा ने केमिकल प्रोड्यूस करा, पोलन ग्रेन का क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। अब जब पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है तो वो कैसे हुआ है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होगा। अब जो पोलन ट्यूब है वो केमिकल्स रिलीज करती हैं और उस केमिकल की वजह से क्या होता है, उस केमिकल की वजह से स्टिग्मा में पोर हो जाता है। ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन और स्टिग्मा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अब पोलन ट्यूब में यहीं पे मेंशन कर देता हूं, पोलन ट्यूब ने क्या किया, प्रोड्यूस chemicals which makes pore in wall of stigma। वो क्या करते हैं, क्या हुआ यहाँ पर, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। अब पोलन ट्यूब क्या करेगी, पोलन ट्यूब ने क्या करा, पोलन ट्यूब प्रोड्यूस केमिकल्स विच मेक पोर इन वॉल ऑफ स्टिग्मा। या स्टिग्मा की वॉल में क्या करा, उसने पोर बना दिया। अब उस पोर के थ्रू क्या होगा, उस पोर के थ्रू जो पोलन ट्यूब है वो अंदर एंटर हो जाती है, किसमें, स्टिग्मा से। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके 4th इवेंट में। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, एक डायग्राम भी बना देता हूँ साथ में मैं। पोलन ट्यूब ने क्या किया, देखो सारी चीज़ें हो जाएगी। अब ये हो गया आपका स्टिग्मा, ये स्टिग्मा बना दिया हमने। ठीक है, स्टिग्मा, ये हो गया आपका स्टाइल। ठीक है, अब क्या है, राइट पोलन ग्रेन का रिकॉग्निशन हुआ है, राइट पोलन ग्रेन आ गया है। क्या हो गया बेटा, राइट पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गया है, कितने सेल की स्टेज में, 2 सेल की स्टेज में। तो 60% जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें जो पोलिनेशन होता है वो 2 सेल की स्टेज में ही होता है। ठीक है, क्या हुआ है, रिकॉग्निशन हो गया। दूसरा इवेंट क्या हुआ है, वाटर्स ने प्रोड्यूस किया, स्टिग्मा ने वाटर और शुगर प्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पोलन ट्यूब बन गई। पोलन ट्यूब ने क्या बनाया, केमिकल, जिसकी वजह से स्टिग्मा में क्या हो गया, स्टिग्मल वॉल में हो गया पोर। अब इस पोर के थ्रू क्या होती है, पोलन ट्यूब स्टिग्मा में एंटर हो जाती है। समझ आया मेरी बात। तो ये क्या बन गई है, ये हो गई है यहाँ पर पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होते हुए क्या हो गई, एंटर हो गई। अब पोलन ट्यूब में जितना भी उस टाइम पर उसका केमिकल था या साइटोप्लाज्म था, सारा कहाँ जाएगा, वो पोलन ट्यूब में ही आ जाएगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन में जितना भी क्या था, साइटोप्लाज्म था, सारा कहाँ आ गया, पोलन ट्यूब में आ गया। तो साइटोप्लाज्म में क्या थे, 2 न्यूक्लियस, आगे होगा बड़ा लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। पीछे होगा छोटा स्पिंडल शेप न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो आगे हो गया कौन सा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे कौन सा होगा, पीछे होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो आगे हुआ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे हुआ जनरेटिव न्यूक्लियस। अब ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये क्या करता है, रेगुलेट लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। ये क्या करता है, ये पोलन ट्यूब की लेंथ को रेगुलेट करता है। क्लियर, क्या करता है, पोलन ट्यूब की लेंथ को ये रेगुलेट करता है। इसीलिए हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। समझ आया मेरी बात। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, रेगुलेट लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है ना, तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, जनरल केस में क्या होता है, जनरल केस में
एक पोलन ग्रेन से जो नंबर ऑफ पोलन ट्यूब होती हैं वो एक ही होती है। तो जनरली एक पोलन ग्रेन से नंबर ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होती हैं? 1। ठीक है ना। तो पोलन ट्यूब का नंबर कितना हो गया? जनरली मैक्सिमली कितना होता है? मैक्सिमली 1 होता है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को हम लोग मोनोसिफोनस या मोनोसाइफोनस हम लोग इसको कहते हैं। तो क्या कंडीशन होती है? इसको बोलते हैं मोनोसाइफोनस। ठीक है। तो जनरली एक पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब ही अराइज होती है। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोसाइफोनस। बट कभी कभी क्या होता है? कभी कभी एक से ज़्यादा, कभी क्या गया? तो नंबर क्या हो गया? मोर देन 1 पोलन ट्यूब। तो कभी कभी किसी पोलन ग्रेन में एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब अराइज होती है, मोर देन 1 पोलन ट्यूब। तो इस केस में इसको हम क्या कहते हैं? इस केस में इसको पॉलीसाइफोनस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीसाइफोनस हम लोग कहते हैं। तो एक मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं जो उसमें एक पोलन ट्यूब, तो मोनोसाइफोनस, और किसी में एक से ज़्यादा भी होते हैं उसको हमने बोल दिया पॉलीसाइफोनस। अब जो पॉलीसाइफोनस है वो आपको जनरली किस में देखने को मिलती है? आपकी मालवेसी फैमिली, और उसके अलावा एक आपकी मिलेगी कुकुरबिटेसी। क्या मिलती है आपकी? कुकुरबिटेसी आपको देखने को मिलती है। समझ आया मेरी बात? तो मैक्सिमली कितने होते हैं? एक पोलन ट्यूब बनती है, और जिसको हम कहते हैं मोनोसाइफोनस। बट कभी कभी कहते हैं एक से ज़्यादा बनते तो बोलते पॉलीसाइफोनस। किस में मिलेगी? मालवेसी और कुकुरबिटेसी में। सबसे पहली बार जो पोलन ट्यूब को डिस्कवर किया था वो किसने किया था? जीबी अमेकी ने किया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप याद रखना। पोलन ट्यूब फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय जीबी अमेकी। तो किसने किया है? डिस्कवर्ड बाय जीबी अमेसी या अमेकी। तो जीबी अमेसी या अमेकी इन पोर्चुलाका। ठीक है। तो पोलन ट्यूब डिस्कवर्ड बाय जीबी अमेकी इन पोर्चुलाका। ठीक है ना। वेस्टेड न्यूक्लियस ऑल्सो नोन एज ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है? रेगुलेट लेंथ ऑफ द पोलन ट्यूब। ठीक है ना। जनरली पोलन ट्यूब का नंबर है 1। तो मोनोसिफोनस एक से ज़्यादा भी होती है, पॉलीसिफोनस, मालवेसी, कुकुरबिटेसी में ये होती है। ठीक है। अब क्या होता है कि पोलन ट्यूब ग्रोथ करते हुई चलती है। किसकी तरफ जाएगी वो? अब उसको जाना है, क्योंकि एम्ब्रोसैक का ओव्यूल के अंदर, तो वो ओव्यूल के पास जाएगी। तो बेटा ये इसका है पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन, या पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है, और वो जा रही है आगे किसकी तरफ? वो स्टिग्मा से आ गई वो स्टाइल के अंदर। ठीक है। अब स्टाइल क्या प्रोड्यूस करता है? आपको पता है, मैंने पहले भी बता दिया था। ये जो स्टाइल होता है ये भी केमिकल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करेगा? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम, बोरोन। क्या करता है ये? कैल्शियम, बोरोन एंड शुगर। क्या प्रोड्यूस किया इसने? कैल्शियम, बोरोन एंड शुगर। इसने क्या करा? प्रोड्यूस किया है। अब होता क्या है कि जनरली हम यहाँ पर बोरोन को लेकर चलते हैं। तो बोरोन क्या करता है? बोरोन पोलन ट्यूब की लेंथ को इंक्रीज करता है। शुगर यूज्ड बाय वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियस एज फ्यूल। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या प्रोड्यूस किया इसने? कैल्शियम, बोरोन एंड शुगर। कैल्शियम तो हम कहीं कहीं जगह नहीं भी लिखते हैं, बट बोरोन इसेंशियल है। तो बोरोन का इन कैल्शियम या इन केमिकल्स का फंक्शन क्या? इन केमिकल्स का फंक्शन होता है कि ये पोलन ट्यूब की जो लेंथ है उसको ये इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। शुगर का फंक्शन क्या है? इसको एज ए फ्यूल कौन यूज करता है? जनरेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसको एज ए फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है। समझ आया मेरी बात? अब एक और चीज,
जो पोलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती चली जाती है वो एक टाइप का कैसा मूवमेंट होता है, वो एक टाइप का कीमोट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। ठीक है ना, समझ आया मेरी बात। तो रेगुलेट द पोलन ट्यूब की लेंथ को किसने किया, वेजिटेटिव ने। और जो उसकी लेंथ होती है, जो उसकी लेंथ इंक्रीज होती है पोलन ट्यूब की, तो इट इज एपिकल ग्रोथ, मतलब आगे से बढ़ने वाली। हमेशा पोलन ट्यूब की लेंथ आगे से बढ़ती है, तो एपिकल ग्रोथ एंड कीमोट्रोपिक मूवमेंट। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो पोलन ट्यूब की जो लेंथ इंक्रीज हो रही है वो कैसा मूवमेंट है, एक एपिकल ग्रोथ होती है, मतलब हमेशा पोलन ट्यूब की लेंथ आगे से बढ़ती है। दूसरा ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है, क्यों, क्योंकि अंडर बोरोन और कैल्शियम ये चल रहा है। तो बेटा यहाँ पर जितनी चीज़ें लिखी है आपने, यहाँ पर जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, उसके अलावा GBMA वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके अलावा ट्यूब न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है यहाँ से, उसके अलावा ये वाला पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, और ये वाला पूरा पार्ट। तो ये सारे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ठीक है बेटा। तो पहले इवेंट में क्या था, तो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि पहले पॉइंट में क्या हुआ था, पहले पॉइंट में रिकॉग्नाइज हुआ। ठीक है, दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, दूसरे पॉइंट में स्टिग्मा ने प्रोड्यूस किया वाटर शुगर, जिसको एब्जॉर्ब किया, उसके बाद उसने अपना एरिया इंक्रीज करा, जिसकी वजह से पोलन ग्रैंड जर्मिनेशन हो गया स्टिग्मा के ऊपर। वहाँ क्या बनी, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ने क्या बनाया, केमिकल। वो केमिकल क्या करेंगे, स्टिग्मा में पोर कर देंगे। जब वो स्टिग्मा में पोर करेंगे तो पोलन ट्यूब जो बन चुकी है वो कहाँ एंटर कर जाएगी, स्टिग्मा के थ्रू होती हुई स्टाइल तक पहुँच जाएगी। स्टिग्मा में एंटर करेगी फिर स्टाइल में आ जाएगी। क्लियर है। अब पोलन ट्यूब हो गई, पोलन ट्यूब में जब एंटर होती हैं पोलन ट्यूब, तो पोलन ट्यूब में आगे की तरफ क्या होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे की तरफ होगा जनरेटिव न्यूक्लियस। मतलब जितना भी साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन के अंदर था वो सारा कहाँ आ जाएगा, वो पोलन ट्यूब में आ जाएगा। ठीक है। पोलन ट्यूब को डिस्कवर किसने किया, GBMA ने पोर्चुलाका में किया था। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब। क्लियर है। पोलन ट्यूब का जनरली एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब बनती है मैक्सिमली, या एंजियोस्पर्म में उसको बोलते हैं मोनोसिफोनस, बट कभी कभी एक से ज़्यादा भी बन जाती है, उसको हम बोलते हैं पॉलीसाइफोनस, जैसे कि आपकी मालवेसी और कुकुरबिटेसी में होता है। ठीक है। स्टाइल का फंक्शन क्या हो गया, स्टाइल प्रोड्यूस करता है कैल्शियम एंड बोरोन, कैल्शियम बोरोन एंड शुगर। तो कैल्शियम बोरोन का फंक्शन क्या होता है, ये पोलन ट्यूब की लेंथ इसकी वजह से बढ़ती है। और शुगर को कौन यूज़ करता है, कि वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस एज ए फ्यूल उसको यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो पोलन ट्यूब एंटर हो गई है किसके अंदर, पोलन ट्यूब एंटर हो गई है स्टिग्मा और स्टाइल में पहुंच गई है। ठीक है बेटा। अब आगे हम लेके चलते हैं कि पोलन ट्यूब को टुवर्ड ओव्यूल, पोलन ट्यूब को कहाँ, टुवर्ड ओव्यूल कौन अट्रैक्ट करता है। अब हम आगे इसमें वही लेकर चलते हैं। अब डायग्राम से ही चलेगी सारी चीज़ें बेटा। अब एंट्री दिखानी हमें पोलन ट्यूब की, ठीक है ना, क्योंकि हमारा यही पॉइंट है, पोलन डिपोजिशन से लेकर स्टिग्मा के ऊपर से पोलन ट्यूब का डिपोजिशन से लेकर पोलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में। ठीक है। अब हम बात करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके करेंगे हम इसको। अब यहाँ हुआ क्या है कि ये स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल, और नीचे आ गई इसमें ओवरी। नीचे आ गई इसमें ओवरी। ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया इसमें स्टिग्मा, ये हो गया इसमें स्टाइल, और ये हो गया इसमें ओवरी। ठीक। ओवरी के पास में या ओवरी के अंदर लगा हुआ है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है। क्या लगा, एनाट्रोपस ओव्यूल, ये इस तरीके से। ठीक है। आउटर इंटेगुमेंट,
ये नीचे क्या है, प्लेसेंटा, ऊपर क्या है, फनिकल, उसके ऊपर क्या हो गया, हाइलम रीजन हो गया, ये हो गया आउटर इंटेगमेंट, अंदर क्या आ गया, इनर इंटेगुमेंट्स, अंदर हो गया ये एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये क्या बन गई है, ये हमने बना दी है ओव्यूल। कौन सा ओव्यूल है ये हो गया आपका एनाट्रोपस, ये आपका हो गया एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है बेटा, तो ये आपका अभी तक ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या हो गया, लोक्यूल, जिसके अंदर क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल किससे है, नीचे प्लेसेंटा होगा, बताया था मैंने, फिर फेनिकल होगा, हेलम हो गया, रेफी हो गया, चलेजा एंड, माइक्रोपाइलैंड, ये इंटेगुमेंट्स हो गए। क्लियर है सारी चीज़ें। अब होता क्या है बेटा कि इस किसके पास में, इस प्लेसेंटा के पास, किसके पास में, इस प्लेसेंटा के पास, किसके पास में, इस प्लेसेंटा या किसके पास में, फेनिकल। तो कभी कभी प्लेसेंटा, कभी कभी फेनिकल के पास में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स। क्या कहते हैं इसको, ऑब्ट्यूरेटर्स। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑब्ट्यूरेटर्स। तो प्लेसेंटा या फनिकल के पास में एक स्ट्रक्चर लगी होती है, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स। इसका फंक्शन क्या होता है, गाइड, ये क्या करता है, गाइड करता है, गाइड पोलन ट्यूब टुवार्ड ओव्यूल। ठीक है ना, या टुवार्ड ओव्यूल या इन ओवरी। तो क्या करता है, टुवार्ड ओव्यूल क्या करता है भैया, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है। तो गाइड पोलन ट्यूब टुवार्ड ओव्यूल, किसका फंक्शन है ये फंक्शन होता है आपका ऑब्ट्यूरेटर्स का। क्लियर हो गया, समझ गए मेरी बात। तो पोलन ट्यूब एंटर ही ओवरी में, तो ओव्यूल के, क्योंकि अब पोलन ट्यूब की एंट्री होगी क्योंकि वहाँ पर क्या हो चुका है, ओव्यूल मैच्योर हो चुका है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बन चुका है, और ओवरी के अंदर क्या लगा है, ऑब्ट्यूरेटर्स। ठीक है ना, जो कि क्या करता है, जो कि पोलन ट्यूब को कहाँ लेके आ रहा है, टुवार्ड ओव्यूल, या कहीं कहीं पर एनसीईआरटी या कहीं कहीं पर किसी रिफ्रेशन में आपको मिलता है कि माइक्रोपाइल एंड, कौन सा एंड की तरफ, माइक्रोपाइल पोल या एंड की तरफ। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ आपने याद रखना है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो प्लेसेंटा और फनिकल, क्या आ गया, प्लेसेंटा है, फनिकल के पास में क्या लगा हुआ है, ऑब्ट्यूरेटर लगे हुए हैं। ठीक है ना, अब ऑब्ट्यूरेटर का फंक्शन क्या होता है, गाइड पोलन ट्यूब टुवार्ड ओव्यूल या माइक्रोपाइल एंड या इन ओवरी। तो ओवरी के अंदर क्या करेंगे, ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, किसकी तरफ, टुवार्ड माइक्रोपाइल पोल। अब हुआ क्या है बेटा, कंडीशन क्या है सारी, कि यहाँ पर इसमें ऊपर क्या हुआ था, 2 सेल की स्टेज में पोलन ग्रेन पोलिनेट हुआ था। कितने सेल की स्टेज में, 2 सेल स्टेज में। कितनी स्टेज में बेटा, 2 सेल स्टेज में यहाँ पर पोलन ग्रेन ने क्या किया, पोलन ग्रेन पोलिनेट होके यहाँ पर आया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर वो ये रिकॉग्निशन हुआ, स्टिग्मा ने केमिकल रिलीज करे, उसके बाद पोलन ट्यूब, उसका साइज बढ़ा, पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब ने केमिकल बनाया, उसने स्टिग्मा में पोर कर दिया है। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पोलन ट्यूब बनना स्टार्ट हुई, तो पोलन ट्यूब एंटर कर गई है। तो इसमें आगे क्या होगा बेटा, आगे होगा जनरली कौन सा न्यूक्लियस बताया था मैंने, बड़ा इरेगुलर वेजिटेटिव, और पीछे क्या हो गया, जनरेटिव। तो आगे हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, पीछे हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो स्टाइल ने क्या रिलीज करे, केमिकल्स रिलीज करे, जिसकी वजह से पोलन ट्यूब की लेंथ इंक्रीज होती चली गई। किस मैनर में इंक्रीज हुई, एपिकल ग्रोथ हुई है पोलन ट्यूब की, और ये कीमोट्रोपिक मूवमेंट है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो ये जनरेटिव सेल्स है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस क्या परफॉर्म करता है, परफॉर्म 1 माइटोटिक डिवीजन।
क्या परफॉर्म करेगा? जनरेटिव न्यूक्लियस एक माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से क्या बनेंगे? जिसकी वजह से यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब अब क्या होंगे? इसका मतलब अब यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस नहीं रहेगा, अब यहाँ पर क्या रहेंगे? 2 मेल गैमेट रहेगी। देखो होता क्या है ना, 60% केस में, किसमें? 60% केस में जो पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन्स पोलिनेट होते हैं कौन सी स्टेज में? पोलिनेट इन 2 सेल स्टेज। कौन सी स्टेज में? 2 सेल की स्टेज में, जिसमें से एक सेल वेजिटेटिव और दूसरी क्या होगी? जनरेटिव। बट 40% केस में क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स पोलिनेट इन 3 सेल स्टेज। अब इन 3 सेल में क्या है? इन 3 सेल में से एक है वेजिटेटिव, एक क्या है? वेजिटेटिव, और 2 क्या है? मेल गैमेट। समझ गए मेरी बात? तो जनरली जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, या 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो किस में करते हैं? वो 2 सेल स्टेज में करते हैं, जबकि 40% जो बचे हैं जिसमें जनरली मोनोकोट आते हैं वो 3 सेल की स्टेज में करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? इसमें पहले से 2 मेल गैमेट बने हुए होते हैं, बट इस केस में क्या है? 2 मेल गैमेट बाद में बनते हैं, किससे? जनरेटिव सेल से। ठीक है बेटा, अब हम आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर आपका ये पोलन ट्यूब आगे कैरी कर रही है इनको। अब यहाँ से या नीचे क्या लगे हुए हैं? यहाँ पर हमने बोल दिया कि यहाँ पर लगे हुए हैं ये ऑब्ट्यूरेटर। क्या लगा है ये मैंने बना दिया यहाँ पर कि ये ऑब्ट्यूरेटर लगा हुआ है। ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर क्या करेगा? पोलन ट्यूब को गाइड करेगा टुवर्ड माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, अब जो पोलन ट्यूब है उसकी लेंथ क्या होती चली जा रही है? उसकी लेंथ इंक्रीज होती चली जा रही है। अब लेंथ क्या होगी? जब लेंथ इंक्रीज होती है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो पोलन ट्यूब है वो करेगी ओव्यूल में एंट्री। क्या करेगी? वो करेगी ओव्यूल में एंट्री। समझ आया मेरी बात? तो पोलन ट्यूब जनरली क्या करती है? पोलन ट्यूब जनरली माइक्रोपाइल एंड से एंटर होती है। तो मैं इस पॉइंट को अलग पढ़ा देता हूँ। मैं ये पॉइंट समझ आ गया भाई, 60-40% वाला। अब होता क्या है कि पोलन ट्यूब की एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, इसको हम जरा देख लेते हैं अलग से। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब किसमें? इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री। ठीक है ना? तो पोलन ट्यूब की एंट्री के 3 पाथ हैं। कौन कौन से बेटा? 3 पाथ हैं। तो पहला जो पाथ होगा यहाँ पे पोलन ट्यूब की एंट्री का, जो पहला पाथ होगा यहाँ पर कौन कौन सा होता है? ये एंट्री क्या हो गई? एंट्री आपके यहाँ पर 3 टाइप से हो गई। पहला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं चलेजोगेमी। चलेजोगेमी का मतलब क्या होता है? चलेजोगेमी का मतलब होता है कि जो पोलन ट्यूब है वो क्या करे? चलेजा एंड से ओव्यूल में एंटर हो जाए। समझ आया मेरी बात? क्या हो? सपोज अगर आपका इस तरीके से, अगर ये आपने क्या बना रखा, अगर ये आपने एक ओव्यूल बना के रखा है, ठीक है ना? तो अगर आपने ये ओव्यूल बना के रखा है तो जो पोलन ट्यूब होगी, पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी? तो आपकी जो, अगर ये आपका एक क्या है? ओव्यूल है, तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करेगी? पोलन ट्यूब ऊपर से एंटर हो जाएगी। समझ आया मेरी बात? पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर हो गई? पोलन ट्यूब चलेजा एंड से एंटर हो गई। तो चलेजोगेमी का मतलब होता है पोलन ट्यूब एंटर थ्रू, किसके थ्रू हो गई वो? चलेजा एंड। चलेजा एंड के थ्रू पोलन ट्यूब एंटर हो गई। समझ गए मेरी बात? इसको पहली बार जो डिस्कवर किया था किसने किया था बेटा? तो थ्रू चलेजा एंड, डिस्कवर्ड बाय ट्रियप।
किसने किया इसको? इसको ट्रियब ने डिस्कवर किया इन कैजुएरिना। किसमें क्या? इन कैजुएरिना। तो कैजुएरिना में इसको क्या किया गया? डिस्कवर किया गया है। समझ आए मेरी बात? उसके अलावा ये आपके इसमें एक मैं बोल देता हूँ। तो चलेजोगेमी कहाँ है? थ्रू चलेजा एंड पोलन ट्यूब की एंट्री हुई है। डिस्कवर किसने किया था? ट्रियब ने किया। किस में किया? कैजुएरिना में किया। एक और याद रखना है इसमें, तो कैजुएरिना में डिस्कवर किया था, बट इसके अलावा जो दूसरे इसके एग्जाम्पल होते हैं उसको बोलते हैं बिटूला, इसको भोजपत्र कहा जाता है, और एक होता है वॉलनट। तो वॉलनट और बिटूला भी इसके एग्जाम्पल हैं, बट ट्रियब ने डिस्कवर किया था कैजुएरिना में। तो ये आपका पहला है चलेजोगेमी, ठीक है ना। दूसरा जो आपका होता है, दूसरा क्या होगा आपका? दूसरा आपका होगा यहाँ पर, दूसरा मैं लेके चलता हूँ, मीजोगेमी। दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका मीजोगेमी। तो मीजोगेमी है बेटा। मीजोगेमी में आपने याद रखना है कि वो दो जगह से एंटर कर सकता है, या तो करे किसके थ्रू? थ्रू इंटेगुमेंट्स और थ्रू फेनिकल। तो ईदर थ्रू इंटेगुमेंट और किसके हैं? फनिकल, ठीक है ना। तो या तो वो किसके थ्रू एंटर करे, या तो वो करे इंटेगुमेंट के थ्रू, या वो किसके थ्रू करे? फनिकल के थ्रू करे। अगर वो इंटेगुमेंट के थ्रू करता है तो वो एग्जाम्पल किस में आता है? वो आता है आपका कुकुरबिटा में। किस में करता है बेटा? ये करेगा आपका कुकुरबिटा में। तो कुकुरबिटा में करता है इंटेगुमेंट के थ्रू। बट अगर फनिकल की हम बात करें तो पिस्पो एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, तो आपका होगा पिस्टेशिया। क्या होगा आपका यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका पिस्टेशिया। और दूसरा आपका हो गया पोपुलस। आपके यहाँ तो काफ़ी खड़ा है पोपुलस, जिसको हम पॉपुलर भी बोलते हैं, तो पोपुलस। तो दो हो गए आपका। या तो करे कहाँ से? चलेजा एंड से, या करे आपका कहाँ से? मीजो, या चलेजा एंड से करेगा तो चलेजोगेमी। मीजोगेमी कहाँ से हो गया? इधर थ्रू इंटेगुमेंट और फेनिकल, ठीक है। तो इंटेगुमेंट में क्या हो गया? कुकुरबिटा। फेनिकल में क्या हो गया? पिस्टेशिया एंड पोपुलस। तो हम यहाँ पर पिस्पो बोलते, PI पिस्टेशिया के लिए, पोपुलस के लिए। क्लियर है? अब जो तीसरा जो सबसे कॉमन है, जो तीसरा है जो सबसे कॉमन है, तो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करता है? पोलन ट्यूब एंटर करता है, तीसरा मैं बता देता हूँ, उसको हम बोलते हैं पोरोगेमी। तीसरा हो गया आपका पोरोगेमी। तो तीसरा हो गया आपका बेटा पोरोगेमी। पोरोगेमी का मतलब हो गया थ्रू माइक्रोपाइल एंड या पोल, ठीक है ना। तो सबसे कॉमन है जो पोरोगेमी है, मैक्सिमम होता है या कॉमन होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैक्सिमम जो एंट्री होती है पोलन ट्यूब की वो पोरोगेमी से ही होती है। समझ आया मेरी बात? क्लियर हुआ? तो चलेजोगेमी, मीजोगेमी एंड पोरोगेमी थ्रू माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड की सबसे कॉमन होती है, ठीक है बेटा। एंजियोस्पर्म में जो सबसे कॉमन है वो यही है। अब हमने क्या बना दिया? अब हम बना देते इसके ऊपर, हम उसको अब एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके ऊपर अगर हम उसको दिखाएंगे तो कैसे बनेगा कि जो पोलन ट्यूब है वो ग्रो करती हुई कहाँ पर आएगी? वो ग्रो करती हुई इसके अंदर एंटर हो जाएगी। अब उसके पास क्या होंगे? जो वो एंटर करेगी तो उसके पोलन ग्रेन, ये सॉरी जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब किस में एंटर कर गई? ओव्यूल में कर गई है एंटर। तो जब वो ओव्यूल में एंटर कर गई है तो उसमें आगे होंगे 2 मेल गैमिट, पीछे क्या होगा? अब इसमें आ जाएगा पीछे वेजिटेटिव न्यूक्लियस। शुरू में क्या था? शुरू में आगे था वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे क्या थे? पीछे क्या था? जनरेटिव न्यूक्लियस, जिसने बाद में क्या बनाया? 2 मेल गैमिट।
तो एट द टाइम ऑफ एंट्री, किसके, एट द टाइम ऑफ एंट्री क्या हो जाते हैं, दोनों मेल गैमिट, कौन, दोनों मेल गैमिट आगे आ जाते हैं, जबकि कौन सा न्यूक्लियस, जबकि वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहाँ चला जाता है, वो पीछे चला जाता है। समझ आया मेरी बात, कहाँ चला जाता है, वो पीछे चला जाता है। क्लियर होगी कहानी। तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन ट्यूब की एंट्री हो गई किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। तो बेटा ये है पूरा जहाज का आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। कहाँ से, पोलन ग्रेन का पोलिनेशन हुआ है, कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ से लेकर मैंने आपको बता दिया है कि पोलन ट्यूब की एंट्री भी हो गई किसमें, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल कौन सा है ये, एनाट्रोपस ओव्यूल है ये। कौन सा ओव्यूल है ये एनाट्रोपस ओव्यूल है ये, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये आपका एनाट्रोपस ओव्यूल है जिसमें एंट्री हुई है पोलन ग्रेन की, सॉरी पोलन ट्यूब की। ठीक है बेटा, तो यही था आज का आपका लेक्चर। कल अपन लोग करेंगे इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कल फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ओके।